हेलो एवरीवन, आई एम इरशाद सर। एससीए फैमिली में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ये आपका फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर है। तो सभी बच्चे अभी अभी 10th पास आउट हुए हैं और 11th साइंस में आ चुके हैं। तो आज से हम हमारा फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो सभी बच्चों को अच्छे से ध्यान देना है। हम बहुत ही आराम से फिज़िक्स को समझने वाले हैं और आगे बढ़ने वाले हैं। तो फिज़िक्स का हमारा फर्स्ट चैप्टर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी देखो, फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले फिज़िक्स क्या है वो पता होना चाहिए, क्योंकि आपको पूरा फिज़िक्स पढ़ना है और फिज़िक्स पता ही नहीं क्या है तो आपको पूरा फिज़िक्स समझ में आने वाला नहीं है। तो फिज़िक्स क्या है, देखो फिज़िक्स मतलब क्या, फिज़िक्स के अंदर हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिज़िक्स के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्वांटिटी विच यूज्ड टू डिस्क्राइब, क्वांटिटी विच यूज्ड टू डिस्क्राइब्स लॉज ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के अंदर आप जो फिजिकल क्वांटिटी पढ़ने वाले हैं उस फिजिकल क्वांटिटी का यूज क्या है, फिजिक्स के लॉज को क्या करेंगे, वो क्वांटिटी डिस्क्राइब करने वाले हैं। इट्स कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। इट्स कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। अभी आपको ज़्यादा इसमें समझ में आया नहीं होगा तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। देखो, फिजिक्स के अंदर बहुत सारे ऐसी क्वांटिटी है जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अपने चैप्टर का नाम क्या है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। अभी यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में हम जो फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं तो ऐसे क्वांटिटी जिसका आप मेजरमेंट करने वाले विथ यूनिट। विथ यूनिट आपको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि मान लो मेरे पास कोई रॉड है, इस रॉड की जो लेंथ है ये 5 मीटर है। तो मैं क्या लिखूँगा, लेंथ इक्वल टू 5 मीटर। कैसे लिखूँगा मैं, लेंथ इक्वल टू 5 मीटर। तो ये जो लेंथ हो गया ये कौन सी क्वांटिटी हो गई, फिजिकल क्वांटिटी। ये लेंथ हमने मेजर की कितना, 5, और कैसा, विथ यूनिट। यहाँ पे यूनिट और ये जो 5 नंबर है ये दोनों भी चीज़ें ज़रूरी है फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे कि मान लो इसी रॉड का अगर मास है 1 kg तो मैं कैसे लिखूँगा, मास इक्वल टू 1 kg। तो यहाँ पर जो मास है ये कौन सी क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी। सो इफ़ यू वांट टू रिप्रेजेंट एनी फिजिकल क्वांटिटी यू मस्ट हैव अ नंबर एंड अ यूनिट। मतलब अगर मैं इसका कोई फॉर्मूला बनाऊँ तो फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू, ये 5 हो गया, ये 1 हो गया, ये क्या है, नंबर, और ये जो है इसको हम क्या कहते हैं, यूनिट। तो फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला आपके पास क्या है, नंबर इनटू यूनिट्स। जैसे कि मान लो किसी ऑब्जेक्ट को आपने फोर्स अप्लाई किया, 5 न्यूटन का फोर्स आपने अप्लाई किया। अब मुझे बताओ फोर्स यहाँ पर कौन सी क्वांटिटी हो गई, फिजिकल क्वांटिटी। 5 यहाँ पे क्या हो गया, नंबर, और न्यूटन यहाँ पे क्या हो गया, यूनिट। इस नंबर को हम मैग्नीट्यूड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते थे, मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। मतलब इस फिजिकल क्वांटिटी का ये क्या है, मैग्नीट्यूड। मतलब कितने न्यूटन का फोर्स आपने अप्लाई किया, कितना मीटर का लेंथ आपने मेजर किया, कितना केजी का मास आपने मेजर किया। तो इस सारे चीज़ों को हम क्या बोलने वाले हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो आई होप अब आपको फिजिकल क्वांटिटी समझ में आ चुका है। तो अब हम थोड़ा टॉपिक को आगे लेके जाते हैं। तो आपको क्या बताया मैंने, फिजिक्स के अंदर फिजिकल क्वांटिटी हम पढ़ने वाले हैं जो फिजिक्स के लॉज को हमको समझने को हेल्पफुल रहेंगे। अब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर करेंगे तो उसके लिए हमने फॉर्मूला देखा, क्या देखा, यानी इंटू यू। अभी मुझे बताओ, मान लो आपने 9th-10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 ऑफ सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 ऑफ सेंटीमीटर। तो मुझे बताओ ये दोनों भी जो है ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, ये लेंथ। अगर मैंने लेंथ को मेजर किया तो लेंथ का कोई रॉड है, कोई रॉड की अगर मैंने लेंथ मेजर की तो कितना मेजर की, 1 मीटर। और 1 मीटर यानी कितना होता है, सभी को पता है 100 सेंटीमीटर। तो मुझे बताओ जब मैं एक यूनिट में से दूसरे यूनिट में जा रहा हूँ तो फिजिकल क्वांटिटी चेंज हो रही है क्या। जब 1 मीटर था तो वो लेंथ था और 100 सेंटीमीटर है तो उसको मैं मास कहने वाला हूँ क्या, नहीं।
तो ये दोनों भी चीज़ें जो है, जब मैं एक यूनिट में से दूसरे यूनिट में जा रहा हूँ तो फिजिकल क्वांटिटी रिमेन्स सेम। तो इसका मतलब ये है, अगर ये 1 को मैं नंबर कहता हूँ n1 और ये मीटर को यूनिट कहता हूँ मैं u1, तो हियर 100 को मैं फिर से नंबर कहूँगा n2 और सेंटीमीटर को यूनिट कहूँगा u2। तो ये दोनों भी क्या कर लिया मैंने, इक्वल कंसिडर कर लिया, क्योंकि ये दोनों इक्वल टू मेरे पास क्या है, कांस्टेंट। और वो कांस्टेंट क्या है आपकी, फिजिकल क्वांटिटी। मतलब जैसे कि फिजिकल क्वांटिटी का आपने n इंटू यू ऐसा रिप्रेजेंट किया, तो 2 सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हम उसको कैसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। तो इसके हेल्प से, इस फॉर्मूले के हेल्प से बहुत सारे क्वेश्चन हमको सॉल्व होने वाले हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी कैसा रिप्रेजेंट करना है सबको पता चल गया, n इंटू यू। कोई भी क्वांटिटी कंसिडर कर लो, जैसे मेरे पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, सपोज मान लो किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो अभी ये वेलोसिटी क्या है आपका, फिजिकल क्वांटिटी। ये 30 क्या हुआ आपका नंबर, और मीटर पर सेकेंड आपका क्या हो गया, यूनिट्स। आपको अभी ये जो वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड, अगर दूसरे यूनिट्स में लेके जाना है तो उसके लिए मेरे पास क्या फॉर्मूला है, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। तो इस तरह से हम उसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन कन्वर्जन मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है, तो आज हम आसान चीज़ें पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन आज पढ़ेंगे। तो आई होप अभी आपको फिजिकल क्वांटिटी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी में हमें उसके टाइप्स पढ़ना होते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में पहला क्वांटिटी आता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। पहला फिजिकल क्वांटिटी कौन सा है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अभी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, जब एक फिजिकल क्वांटिटी, वन फिजिकल क्वांटिटी डू नॉट डिपेंड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी। जब एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, उसको हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल बताऊंगा, लेंथ जैसे हो गया मास, जैसा हो गया टाइम। ठीक है, अब मुझे बताओ, कोई रॉड है मेरे पास, फिर एक बार इसकी जो लेंथ है, ये इसके मास के ऊपर या फिर इसके टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही है क्या। मतलब मान लो इस रॉड की लेंथ है 2 मीटर और अभी टाइम हो चुका है 2:30। ओके, अभी आफ्टर 5 मिनट्स मुझे बताओ टाइम क्या हो गया, चेंज हो गया। अब टाइम चेंज हो गया तो रॉड की लेंथ चेंज हो गई क्या, नहीं। रॉड की लेंथ 2 मीटर थी, अभी भी 2 ही मीटर रहेंगी। मान लो मास अगर उसका 2 kg है, तो 5 मीटर के बाद उसका मास क्या 4 kg हो जाएगा क्या, नहीं हो जाएगा। मतलब यहाँ पर टाइम चेंज हो रहा है, लेकिन टाइम के साथ ये क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही है। मतलब ये क्वांटिटी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, इसलिए हम इसको कौन सी क्वांटिटी कहेंगे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो यहाँ पर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बाद हम समझने वाले हैं फंडामेंटल यूनिट। तो मैंने आपको अभी बताया, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट करने के लिए आपको यूनिट की ज़रूरत होती है। विदाउट यूनिट आपको कोई भी फिजिकल क्वांटिटी समझ में नहीं आने वाली है। मान लो आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने आपको पूछा आपका वेट कितना है, आप बताएंगे 30। अभी 30 बताने के बाद डॉक्टर को कैसे समझ में आएगा 30 के आगे क्या है, 30 ग्राम है क्या, 30 kg है क्या, 30 टन है या फिर 30 क्विंटल है। समझ में आ रहा है आपको। जैसे आपको किसी ने टाइम पूछ लिया क्या टाइम हुआ है, तो आपने बोला 1:10 ऐसा बोल दिया आपने। अब 1:10 क्या है, 1:10 है या फिर 1:10 है या फिर 1 मिनट और 10 सेकेंड है या फिर 1 वीक है, 1 मंथ है, 1 ईयर है, क्या है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है, उसके लिए यूनिट ज़रूरी है। तो कौन सी क्वांटिटी पढ़ रहे हैं हम, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो कैसे होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। तो इन क्वांटिटी का जो यूनिट होता है, जैसे कि हम डेफिनेशन बताएंगे, अ यूनिट, फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, अ यूनिट यूज्ड टू एक्सप्रेस। अभी फंडामेंटल यूनिट कौन से क्वांटिटी को एक्सप्रेस करेगा, फंडामेंटल क्वांटिटी को, क्योंकि उसका नाम क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स। सो फंडामेंटल यूनिट्स क्या होता है, यूनिट यूज्ड टू एक्सप्रेस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करेगा। जैसे कि
मैंने लेंथ का एग्जांपल बताया। लेंथ क्या हुआ आपका? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो इसके लिए फंडामेंटल फिजिकल यूनिट क्या रहेगा? तो मान लो जैसा कि मैंने 5 मीटर का लेंथ कहा आपको, तो ये जो मीटर हुआ, ये मीटर क्या है आपका? फंडामेंटल यूनिट। मैंने मास की बात की, किसी ऑब्जेक्ट का मास अगर 30 kg है तो ये kg क्या हुआ आपका? फंडामेंटल यूनिट, क्योंकि ये kg किसको एक्सप्रेस कर रहा है? फंडामेंटल क्वांटिटी को। यह मीटर किसको एक्सप्रेस कर रहा है? फंडामेंटल क्वांटिटी को। तो जो यूनिट फंडामेंटल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करेंगे वो फंडामेंटल यूनिट्स। तो समझ में आ रहा है सबको? जैसे टाइम की बात हमने की, टाइम कौन सी क्वांटिटी है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। मान लो अगर 5 सेकेंड का टाइम हुआ है तो सेकेंड ये क्या है आपका? फंडामेंटल यूनिट्स। और किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो आई होप सबको फिजिकल क्वांटिटी का फर्स्ट टाइप और उसका यूनिट अच्छे से क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब सेकेंड फिजिकल क्वांटिटी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसके तरफ आपको अच्छे से ध्यान देना है। ओके, सेकेंड क्वांटिटी होता है आपका डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। सेकेंड फिजिकल क्वांटिटी का नाम है आपका डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। अभी डिराइव फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? वन फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी। अभी देखो, फर्स्ट वाला क्या कर रहा था? डिपेंड नहीं कर रहा था। अभी ये क्या कर रहा है? डिपेंड कर रहा है। या फिर इसकी डेफिनेशन हम ऐसे भी बना सकते हैं, अ क्वांटिटी एक्सप्रेस बाय फंडामेंटल क्वांटिटी। अभी देखो, सेकेंड वाला डेफिनेशन आपको ज़्यादा क्लियर नहीं होगा, लेकिन मैं एग्जांपल थ्रू आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मान लो मेरे पास है फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। अभी मुझे बताओ, फोर्स जो है ये डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है। क्यों डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है? फोर्स यहाँ पे मास के ऊपर क्या कर रहा है? डिपेंड कर रहा है। अभी मास यहाँ पे कौन सी क्वांटिटी है? फंडामेंटल क्वांटिटी। मतलब डिराइव क्वांटिटी आपने किसके हेल्प से बनाई है? डिराइव की है या फिर प्रोड्यूस की है? तो फंडामेंटल क्वांटिटी, सॉरी, डिराइव क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी से ही आने वाली है। जो क्वांटिटी हम फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से बनाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? डिराइव क्वांटिटी। और अगर सिंपल वे में ध्यान रखना है तो यहाँ पे वन फिजिकल क्वांटिटी अदर फिजिकल क्वांटिटी पे क्या कर रही है? डिपेंड कर रही है। जैसे कि मान लो मेरे पास वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब फिर एक बार, टाइम यहाँ पे कौन सा क्वांटिटी हुआ? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और वेलोसिटी क्या हुआ? डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। तो डिराइव फिजिकल क्वांटिटी हमने, मतलब ये जो क्वांटिटी हमने फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से बनाई है, इसलिए हम बोलेंगे अ क्वांटिटी एक्सप्रेस बाय फंडामेंटल क्वांटिटी। मतलब इस क्वांटिटी को हमने फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से एक्सप्रेस किया, डिराइव किया। और सिंपल कैसा ध्यान में रखना है? एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो वो कौन सी क्वांटिटी है? डिराइव क्वांटिटी। अब ये जो क्वांटिटी है इनको भी यूनिट चाहिए, तो इनके लिए जो यूनिट है उस यूनिट का नाम क्या बन जाएगा? अभी फंडामेंटल क्वांटिटी के लिए यूनिट का नाम क्या था? फंडामेंटल यूनिट्स। सो डिराइव क्वांटिटी के लिए क्या रहेगा? डिराइव यूनिट्स। तो ये यूनिट का यूज क्या है? अ यूनिट यूज टू एक्सप्रेस, किसके लिए यूज होगा ये? डिराइव क्वांटिटी, जो डिराइव क्वांटिटी को एक्सप्रेस करेगा। जैसे कि एग्जाम्पल, मैंने फोर्स की बात की, किसी ऑब्जेक्ट को आपने 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया। अब मुझे बताओ, ये न्यूटन क्या है आपका? डिराइव यूनिट। क्यों? क्योंकि फोर्स क्या है आपका? डिराइव क्वांटिटी। तो डिराइव क्वांटिटी के लिए हमने जो यूनिट यूज़ किया, अभी ये फोर्स क्या है आपका? डिराइव क्वांटिटी। तो डिराइव क्वांटिटी के लिए ये यूनिट कौन सा हुआ? डिराइव यूनिट। इसको फंडामेंटल यूनिट थोड़ी कहेंगे। जैसा वेलोसिटी हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, सो मीटर पर सेकेंड कौन सा यूनिट हुआ? फंडामेंटल यूनिट हुआ कि डिराइव यूनिट हुआ? तो ये हुआ डिराइव यूनिट। वाई? क्योंकि वो डिराइव फिजिकल क्वांटिटी को क्या कर रहा है? एक्सप्रेस कर रहा है। अब आ रहा है सबको समझ में? आई होप आपको अभी फिजिकल क्वांटिटी थोड़ा बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स मतलब बेसिकली क्या होता है? यूनिट्स के टाइप्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स का मतलब क्या है? यूनिट्स के टाइप्स।
वैसा तो यूनिट्स के टाइप्स मैंने आपको बता दिया, एक फंडामेंटल यूनिट्स आपको मैंने बताया और एक डिराइव यूनिट्स मैंने आपको बताया। लेकिन अभी देखो हम जो एडिशनल सब टाइप्स पढ़ने वाले हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स, उसमें सबसे पहला आपका आने वाला है CGS यूनिट्स। क्या आने वाला है? CGS यूनिट्स। CGS का फुल फॉर्म मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। CGS का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। मतलब अगर मान लो मेरे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ या फिर सॉरी मास, लेंथ, टाइम, अगर मेरे पास ऐसे क्वांटिटी है, यहाँ पे मैंने 3 क्वांटिटी लिया है, मास, लेंथ, टाइम, तो यहाँ पे मैं मास का यूनिट क्या यूज़ करूँगा? ग्राम। लेंथ का यूनिट क्या यूज़ करूँगा मैं? सेंटीमीटर। और टाइम का यूनिट क्या यूज़ करूँगा मैं? सेकेंड। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स में फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट हम पढ़ रहे हैं CGS यूनिट। तो CGS का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, राइट। और रिस्पेक्टिवली मास के लिए फिर क्या आएगा? ग्राम, लेंथ के लिए सेंटीमीटर, टाइम के लिए सेकेंड। सेकेंड टाइप का यूनिट हमारे पास होता है FPS यूनिट्स। FPS का मतलब क्या होता है? देखो, फुट, पाउंड, सेकेंड। तो फिर एक बार अगर मेरे पास मास क्वांटिटी है तो मास को मैं FPS में कैसा रिप्रेजेंट करूँगा? पाउंड में। अगर मेरे पास लेंथ है तो लेंथ में मैं कैसा रिप्रेजेंट करेंगे? फुट में। उसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। और टाइम को वंस अगेन मैं कैसा काउंट करूँगा? सेकेंड में। आ रहा है सबको समझ में? ऐसा। तीसरा यूनिट मेरे पास होता है MKS यूनिट्स। MKS मतलब क्या? मीटर किलोग्राम सेकेंड। MKS का फुल फॉर्म क्या होता है? मीटर किलोग्राम सेकेंड। अब बताओ, अब तो आई होप सबको समझ में आ ही गया होगा। मास को क्या बोलेंगे? किलोग्राम। लेंथ को क्या बोलेंगे? ओके, हाँ, लेंथ को क्या बोलेंगे? मीटर। और टाइम को वंस अगेन सेकेंड्स। सो कितने टाइप्स के यूनिट्स मैंने आपको बताया? 3 टाइप्स के। सिस्टम ऑफ यूनिट्स मतलब यूनिट के टाइप्स, उसमें CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड्स, FPS फुट पाउंड सेकेंड एंड MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड। अभी ये जितने भी टाइप्स ऑफ यूनिट्स मैंने बताए, ये कुछ एक पर्टिकुलर कंट्री के लिए यूज़ नहीं होते हैं। अगर फिजिक्स को अगर हम थोड़ा पीछे लेके जाए, थोड़ा अगर पुराना स्टडी अगर हम देखें, तो ये जितने भी यूनिट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये अलग अलग कंट्री में यूज़ होते हैं। ठीक है, जैसा ये अलग कंट्री में यूज़ होता है, ये अलग कंट्री में यूज़ होता है, ये अलग कंट्री में यूज़ होता है। तो फिर अभी डिफरेंट टाइप के यूनिट होने की वजह से एक प्रॉब्लम आया। क्या प्रॉब्लम आया? जैसा कि मान लो हमारे पास कोई एक बंदा है, इस बंदे का नाम है, ये टेलर है सपोज। ये बंदर कौन है? बंदा कौन है? बंदर नहीं है, बंदा है टेलर है। और एक दूसरा बंदा है। अब ये टेलर कहाँ है? ये इंडिया का टेलर है। ये हमारा भारत, इंडिया महान, वहाँ का ये टेलर है। और ये जो भाई साहब है ये अमेरिका के हैं। ओके, अब ये जो भाई साहब है इनको क्या करना है? इनको कपड़े सिलाने हैं। अब इनका त्यौहार आ चुका है, इनको नए कपड़े सिलाने हैं। तो ये भाई साहब आ गए इंडिया के अंदर और अपने टेलर के पास आ गए कपड़ा लेके। और इन्होंने कितना कपड़ा लाया? इन्होंने जो कपड़ा लाया ये फीट में लेके आया, फुट में लेके आई है। समझ में आ रहा है आपको? अमेरिका में जो लेंथ मेजर होती है ये फुट में मेजर होती है। तो इन्होंने अपने टेलर को क्या कहा? मुझे 3 फीट का कपड़ा सिलाना है। कितना? 3 फीट का। अबे हमारे जो टेलर हैं भाई साहब, इनको तो फीट समझ में नहीं आता है, इनको तो मीटर समझ में आता है। अब बताओ क्या होगा? आप तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। अबे हमारे टेलर को कुछ समझ में आएगा नहीं, उन्होंने 3 फीट कहा और इन्होंने 3 मीटर सिलवा दिया। तो फिर अभी साइज़ का प्रॉब्लम हो जाएगा और भाई साहब को तो कपड़े आने वाले नहीं है, तो उनका त्यौहार ख़राब हो गया। वैसे ही मान लो कोई स्टोर वाला है हमारे पास, ये हमारे पास स्टोर ऑनर है और ये हमारे पास भाई साहब कस्टमर। अभी ये कस्टमर जो है, ये जो स्टोर है, ये स्टोर मान लो फिर एक बार ये कोई अदर कंट्री में है, फिर एक बार हम अमेरिका ही कंसिडर करते हैं। और ये हमारे जो भाई साहब ये इंडिया के हैं, लेकिन ये घूमने चले गए अमेरिका के अंदर। घूमने चले गए और इनको चाय पीनी है। अभी चाय के लिए इनको चीनी चाहिए, शुगर चाहिए। तो ये भाई साहब ये स्टोर ओनर के पास गए और इन्होंने बोला मुझे 1 किलो शक्कर चाहिए, शुगर चाहिए, 1 kg का इनको शुगर चाहिए। इस बंदे को कहा। अभी इनको पता है इधर शुगर कैसी मिलती है? पाउंड में मिलती है। तो इन्होंने 1 kg मांगा, इन्होंने 1 पाउंड दिया। अब बोलो क्या हो गया? फिर से गलत हुआ कि नहीं हुआ? हमें kg में चाहिए, इन्होंने पाउंड में दिया।
तो ऐसे प्रॉब्लम्स इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर, कंट्री लेवल पर यहाँ पे क्रिएट हो रहे थे। तो हमारे जैसा हम इंडिया में जो यूनिट यूज़ करते हैं तो हमारे लोगों को हमारी लैंग्वेज समझ में आती है, हमारा यूनिट पता है, तो यहाँ पर उसका प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम बाहर जाते हैं तो वहाँ पे ये यूनिट्स का प्रॉब्लम हो रहा था, बाहर के लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो फिर ये यूनिट्स का वहाँ पे क्या हो रहा था, प्रॉब्लम्स हो रहा था। तो फिजिक्स के अंदर ये 3 यूनिट्स तो थे, लेकिन इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं था। फिर एक ऑर्गेनाइजेशन सामने आया और उन्होंने क्या किया, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला। उनको पता था ये प्रॉब्लम आने वाला है, और ये छोटा प्रॉब्लम नहीं था, बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल पे जब हम बात करते हैं, हम कभी बाहर जाते हैं, किधर जाते हैं हम, अभी फिजिक्स मतलब जिसमें एक्सपेरिमेंट की बात होती है, छोटे छोटे मेजरमेंट्स की बात होती है। हमारे चैप्टर का नाम है मेजरमेंट्स एंड यूनिट्स। इसके अंदर हम एरर्स भी पढ़ने वाले हैं, तो गलतियां हमें चलने वाली नहीं है, और गलतियां हुई तो गलतियों को रिकवर कैसा करना है, कम कैसे करना है, एरर को मिनिमाइज कैसा करना है, ये हर एक चीज़ हम एक्सपेरिमेंटली फिजिक्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन, इस यूनिट का सोल्यूशन एक नया ऑर्गेनाइजेशन आया और उन्होंने निकाला, जिसका नाम था SI। SI मतलब होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। तो ये आपका 4th टाइप का यूनिट भी बन गया। 4th टाइप का यूनिट क्या है हमारा, SI यूनिट्स। तो फिजिक्स के अंदर या फिर 9th 10th में भी आपने सुना होगा, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम जब एक्सप्रेस करते हैं SI यूनिट में यूज़ करते हैं। अगर आप केमिस्ट्री में भी अगर इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ पर भी आपको यूनिट्स जो यूज़ करना है वो SI यूनिट यूज़ करते हैं। तो SI यूनिट कुछ अलग नहीं है। SI यूनिट क्या है, जो हमारा MKS यूनिट है, इसको ही रैशनलाइज किया है। MKS सिस्टम को क्या किया है, रैशनलाइज किया है, उसी को हम क्या कहते हैं, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल या फिर SI यूनिट। SI यूनिट को एक दूसरा नाम है कॉमन यूनिट। SI यूनिट को एक दूसरा नाम क्या है, कॉमन यूनिट। ये कुछ ऐसा ही है जैसा आपने IUPAC नेम पढ़ा है 10th के अंदर। 10th के अंदर जब आपने IUPAC पढ़ा तो आपको पता है कार्बन कंपाउंड के अलग अलग नाम आ रहे थे, बरोबर है कि नहीं। जैसा कि आपका CH4 होता है केमिस्ट्री के अंदर, जिसको हम मीथेन कहते हैं, और कुछ जगह पे उसको मार्श गैस कहते हैं क्योंकि वो मार्शी प्लेसेस में होता है। तो जब मीथेन का एक नाम मीथेन है, एक नाम मार्शी गैस है, तो केमिस्ट्री के अंदर भी जितने भी कार्बन कंपाउंड है उनको भी नाम का प्रॉब्लम चल रहा था। अलग अलग कंट्री में अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग कार्बन को मतलब सेम कार्बन कंपाउंड को अलग अलग नाम दे रहे थे, बरोबर है कि नहीं। जैसा आपका इथेन होता है IUPAC नेम, अब इथेन का कॉमन नेम क्या है ये आपको पता होना चाहिए, 10th में आपने पढ़ा है। तो वहाँ पर भी ऐसा प्रॉब्लम आ रहा था, तो वहाँ पे IUPAC सिस्टम आया था, जो आपको केमिस्ट्री के टीचर अच्छे से पढ़ाएंगे। अब मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें SI यूनिट ने दिया। SI यूनिट मतलब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। तो इसके बाद अब हम फिजिक्स में यूनिट की बात करेंगे, तो कौन सा यूनिट रहेगा, सिर्फ SI यूनिट्स। फिजिक्स के अंदर अगर कोई यूनिट आपको लर्न करना है या फिर लिखना है तो आप कौन सा यूनिट लिखेंगे, SI यूनिट। अनटिल एंड अनलेस कन्वर्जन ऑफ यूनिट तो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, मतलब आपको SI यूनिट में से CGS यूनिट में कैसे जाना है। अब SI मतलब क्या, इसी का अपडेटेड वर्जन है MKS का। मतलब जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, आपको 10th में भी हुआ है, 1 मीटर यानी क्या होता है 100 सेंटीमीटर, 1 kg क्या होता है 1000 ग्राम। तो यहाँ पे जो कन्वर्जन है, ये कन्वर्जन कैसे आ रहा है ये भी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, ज़्यादा आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। आज तो हमारा फर्स्ट लेक्चर है, लेकिन मैं हो सके जितना ज़्यादा डीप में आपको बता पाऊँ उतना मैं बताने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ, जो आपको समझ में आ रहा है। तो ठीक है, ऑलमोस्ट चीज़ें तो मैंने आपको बता दी है। अब कुछ 1-2 चीज़ें वो बाकी है जो आपको मैं जल्दी से बता देता हूँ। ये आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि जब हम फिज़िक्स को आगे लेके जाएंगे तब आपके लिए ये चीज़ें ज़रूरी है, जिसको मैंने नाम दिया है सम अदर यूनिट्स। तो बच्चे आगे का तो पढ़ लेते हैं, लेकिन उनका बेसिक ही अच्छा नहीं होता है। तो आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर ज़्यादा बेसिक रहने वाला है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 माइक्रोमीटर, इसको क्या पढ़ते हैं 1 माइक्रोमीटर, तो इसका कन्वर्जन होता है 10⁻⁻6 मीटर। जैसा मेरे पास है 1 मिलीमीटर, इसका कन्वर्जन होता है 10⁻³ मीटर। अगर मेरे पास है 1 सेंटीमीटर, तो इसको मैं लिखूंगा 10⁻² मीटर। अगर मेरे पास है 1 नैनोमीटर, सो मैं इसको बोलूँगा 10⁻⁹ मीटर। अगर मेरे पास है 1 किलोमीटर, तो इसको मैं 10⁻³ मीटर।
ये जो बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई है, ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसके साथ साथ और मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा। जैसे इसको पढ़ते हैं 1 आर्मस्ट्रांग, इसको क्या पढ़ते हैं 1 आर्मस्ट्रांग। अभी आर्मस्ट्रांग क्या होता है हम धीरे धीरे आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो फिलहाल आप ध्यान में रखो 1 आर्मस्ट्रांग मतलब कितना होता है 10⁻⁻10 मीटर। वैसे ही 1 फर्मी होता है, 1 फर्मी यानी होता है आपका 10⁻⁻15 मीटर। वैसे ही आपका होता है 1 AU, AU मतलब होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। जैसा अगर हम अर्थ और सन कंसिडर करते हैं, दोनों का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस अगर देखेंगे हम, अर्थ का सेंटर और सन का सेंटर अगर हम देखेंगे तो उसके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होता है 1.496 × 10⁻11 मीटर। वैसा ही बच्चों 1 LY होता है। अब LY मतलब क्या, LY होता है मतलब लाइट ईयर। LY मतलब क्या होता है लाइट ईयर। लाइट ईयर का मतलब क्या होता है डिस्टेंस कवर बाय द लाइट इन द 1 ईयर विद द स्पीड ऑफ लाइट। मतलब लाइट ने एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और कौन से स्पीड से, लाइट के स्पीड से। वह लाइट की स्पीड आपको पता है 10 में आपने पढ़ा होगा, लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उस स्पीड से लाइट ने एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसको हम बोलते हैं 1 लाइट ईयर। अभी सोचो आप लाइट का स्पीड इतना है तो एक साल में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, बहुत ज़्यादा 9.467 × 10⁻15 मीटर। मतलब एक साल में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है 9.467 × 10⁻15 मीटर। मतलब लाइट ईयर ये एक डिस्टेंस है बच्चों, क्योंकि इसका यूनिट क्या है मीटर। एक साल में लाइट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। अगर आपको बोला एक साल आपको चलना है तो आप कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, उतना एनर्जी आपके पास चाहिए। तो लाइट ने एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है 9.467 × 10⁻15। सिमिलरली अगर कुछ मास के बारे में बताना है, जैसे ये सारे डिस्टेंसेस हो गए आपके, लेंथ हो गया, मास के बारे में कुछ हमें पता होना चाहिए। जैसा 1 क्विंटल होता है तो 1 क्विंटल यानी कितना होता है 100 किलो, 100 kg। वैसे हमारे पास 1 टन होता है जिसको हम 1 मेट्रिक टन भी कह सकते हैं। यह हमारे पास होता है 1000 kg। कितना होता है 1000 kg। और टाइम के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो ये भी आसान है, 1 मिली सेकेंड टाइम अगर आपके पास है तो उसको सेकेंड में कैसा लेके जाएंगे आप। देखो यहाँ पे मिली का मैंने बताया था 10⁻⁻3, तो इसको भी 10⁻⁻3। माइक्रो का आप मुझे बताओ कैसे आएगा, माइक्रो का कितना है -6, तो यहाँ पे कितना आएगा -6। फिर मुझे बताओ आप 1 शेक। अब ये आपने सुना नहीं होगा फिजिक्स के अंदर, लेकिन इसका आपको ध्यान में रखना है 10⁻⁻8। सिमिलरली नैनो होता है, नैनो का आप मुझे बताएंगे कितना है नैनो का -9, सो 10⁻⁻9। ओके। सो पीको भी होता है, पीको यानी कितना -12। अब एक लास्ट इसमें बता रहा हूँ सेंचुरी। 1 सेंचुरी यानी कितना, तो क्रिकेट सभी लोग देखते हैं, सेंचुरी कब होती है जब 100 होता है। तो 1 सेंचुरी टाइम मतलब कितना 100 ईयर्स। हम बोलते हैं ना हम कितने साल जी सकते हैं, आपकी लाइफ कितनी है 100 साल है। 100 साल यानी क्या 1 सेंचुरी। तो 1 सेंचुरी यानी कितना होता है 100 ईयर्स। ठीक है। तो अभी ऑलमोस्ट चीज़ें तो मैंने आपको बता दी है हमारे फर्स्ट लेक्चर के अंदर। सिर्फ एक 5 मिनट्स आपको अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि सभी यूनिट्स तो मैंने आपको बता दिए हैं। एक एडिशनल हमारे पास और 2 यूनिट्स होते हैं, उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। तो देखो एडिशनल यूनिट्स बोलो या फिर क्वांटिटी बोलो, जैसे हमारे पास एडिशनल क्वांटिटी है प्लेन एंगल और दूसरा है हमारे पास सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा। बाकी तो सारे क्वांटिटी मैंने आपको बताई है और आज का तो फर्स्ट लेक्चर है, अभी तो हम बहुत मज़ा करने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप पढ़ने वाले हैं। ठीक है। प्लेन एंगल मतलब क्या होता है, जब हम सर्कल की बात करते हैं तो सर्कल का जो सेंटर है और उसकी जो रेडियस है, तो सर्कल की जो रेडियस है और ये जो आर्क है, आर्क को हम बोलेंगे ds, रेडियस को बोलेंगे हम r। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है d थीटा,
मतलब इसकी डेफिनेशन रहेंगी एंगल सबटेंडेड बाय द सेंटर ऑफ अ सर्कल, एंगल सबटेंडेड बाय द सेंटर ऑफ अ सर्कल विच इज इक्वल टू आर्क एंड रेडियस। मतलब इसका फॉर्मूला रहेगा डी थीटा इज इक्वल टू डी एस बाय आर। मतलब इस आर्क ने इस रेडियस के साथ जो एंगल बनाया उसको हम कौन सा एंगल कहते हैं, प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। ये तो आपने ज्योमेट्री में पढ़ा ही होगा, आर्क अपॉन रेडियस आपका एंगल होता है, लेकिन वो प्लेन एंगल है। इसका जो यूनिट होता है ऐसा यूनिट वो रेडियन होता है। क्या होता है वो, रेडियन। और इसको हम लिखते हैं शॉर्टकट में रेड। रेड मतलब क्या होता है, रेडियन। वैसा ही हमारे पास बच्चों सॉलिड एंगल होता है। सॉलिड एंगल मतलब क्या, जो आपका एंगल सर्कल नहीं बनाते हुए स्फीयर बनने वाला है। स्फीयर मतलब क्या, जैसा कि मान लो आपके पास कोई कोन होता है, ठीक है, जैसा कोई कोन वगैरह खाते हैं आप। अब मैंने इतने अच्छे से ड्रॉ नहीं किया है, पर जो कोन वगैरह जो एंगल बनाते हैं, जो सॉलिड स्फीयर वगैरह जो एंगल बनाते हैं, उसको हम कौन सा एंगल बोलते हैं, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल मतलब कौन बनाएगा, स्फीयर बनाएगा। उसको डिनोट कैसे करते हैं हम, डी ओमेगा से। तो यहाँ पे जो स्फीयर आपका एंगल बनाने वाला है तो कैसा बनेगा, एंगल सबटेंडेड बाय एरिया टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस। मतलब यहाँ पे एरिया जो एंगल बनाने वाला है रेडियस के स्क्वायर के साथ, उस एंगल को हम कौन सा एंगल कहते हैं, सॉलिड एंगल। जैसे हम सर्कल की बात कहते हैं, सर्कल के अंदर एक कंप्लीट सर्कल का प्लेन एंगल कितना होता है, 2 पाई होता है। तो सॉलिड एंगल एक कंप्लीट स्फीयर का सॉलिड एंगल कितना होता है, 4 पाई। एक सर्कल जब हम कंप्लीट करते हैं तो 2 पाई एंगल कवर करते हैं, वैसा सॉलिड स्फीयर में 4 पाई। तो ये एंगल डबल है, प्लेन एंगल से डबल है, बड़ा एंगल है, इसलिए उसको नाम क्या गिरा, सॉलिड एंगल। तो इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, और इसका यूनिट जो होता है स्टेटरडियन। इसका यूनिट क्या होता है, स्टेटरडियन। तो एडिशनल हमें ये 2 क्वांटिटी भी पता होनी चाहिए, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। इनके पास यूनिट तो है, लेकिन इनके पास डायमेंशन वगैरह नहीं है। अब ये डायमेंशन क्या है, तो डायमेंशन का मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो आज के हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ा ये आपको मैं बता देता हूँ। आज हमने फिजिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा, यूनिट बताया, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, उनका यूनिट्स, फिर यूनिट के टाइप्स हमने पढ़े, और थोड़ा सा बेसिक यूनिट का हमने कन्वर्जन पढ़ा। ये आज का हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। इसके अंदर ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। और आज आप 10th में से 11 में आए हो, तो पहला ही दिन आपका है, तो 10th में से 11 जा रहे हैं, डायरेक्टली ज़्यादा डिफिकल्ट आपको नहीं पढ़ा सकते हैं। तो बेसिक चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की है, लेकिन जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ या आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। जो भी बच्चे बोर्ड की एग्ज़ाम देना चाहते हैं, नीट, सीईटी, जेईई की एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनके लिए मैं बहुत ही अच्छा कंटेंट यहाँ पे लेके आने वाला हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हम लेक्चर के अंदर ही करने वाले हैं। तो जो भी बच्चे हमारा लेक्चर देख रहे हैं, उनको बाकी ज़्यादा घर पे पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। जो लेक्चर मेरे साथ पूरा करेंगे, पढ़ाई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उनका पूरा फिजिक्स का पढ़ाई मैं ऐसे ही ऑनलाइन पूरा करवाने वाला हूँ। और जैसे कि मैंने कहा, इन 2 क्वांटिटी को डायमेंशन नहीं होता है। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है, लेक्चर नंबर 2, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं डायमेंशन एनालिसिस। सो आई होप आपको फर्स्ट लेक्चर आज हमारा बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुका है। अगर आपके कुछ एडवाइस है, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।